चलो मैं सुनाता हूँ किंगडम की कहानी, तुम सुनो चुपचाप। तो शिव और शिवा दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। मतलब कि हमेशा साथ रहने वाले और एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले, अपनी माँ से भी ज्यादा। और बाप बाप तो उसका एक नंबर का हरामी था। इसीलिए एक दिन अपने बेवड़े बाप से मार खाने के बाद शिवा ने उसे जान से मार दिया और घर छोड़कर भाग गया। जिसके बाद शिव और उसकी माँ अकेले रह गए। पति के होने न होने से शिवा की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शिवा के न होने से उसके भाई और माँ की जिंदगी जैसे अधूरी हो गई। अब 20 साल के बाद शिव एक कांस्टेबल बन चुका था और वो अभी भी अपने भाई शिवा की तलाश कर रहा था। फिर एक दिन एक रॉ का एजेंट शिव से मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि अगर अपने भाई से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उसे दिल्ली ले जाकर बताते हैं कि तुम्हारा भाई एक कबीले का रक्षक है जो श्रीलंका के पास बने एक पॉट देवी पर उनके साथ रहता है और उनके साथ मिलकर कुछ खतरनाक गैंगस्टर के लिए उनकी इलीगल गुड्स की स्मगलिंग करता है। इस बार हांगकांग से हथियारों से भरा एक कंसाइनमेंट आने वाला है जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, और ये कंसाइनमेंट तुम्हारा भाई ही अपने आदमियों के साथ मिलकर अनलोड करने वाला है। अब अगर तुम उससे मिलना और उससे वापस इंडिया लाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इसीलिए अब वो ऑफिसर शिव को शिवा के पास भेजकर उसके ठिकाने तक पहुंचकर उस कंटेनर और उन स्मगलर को पकड़ना चाहता है। फिर शिव अपने भाई से मिलने के लिए जेल चला जाता है और जानबूझकर उसके आदमियों से पंगे लेता है ताकि वो शिवा से मिल सके। लड़ाई हो जाती है और फिर शिवा आकर जब शिव को मारने लगता है तो शिवा उसे स्टैप कर देता है। जिसके बाद शिव ने उससे कहा कि मारना है तो जान से मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही शिव को समझ आ जाता है कि वो उसका भाई है, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। फिर बाद में वो पूछता है कि माँ कहाँ है, तो वो बताता है कि वो 2 साल पहले मर गई। फिर ऑफिसर शिव और शिवा दोनों की बेल करवा देते हैं, जिसका पता शिव को नहीं चलता कि ये सब सिफारिश से हुआ है और उसका भाई एक पुलिस वाला है। वहाँ से निकलकर शिव अपने भाई के आइलैंड देवी पर चला जाता है जो श्रीलंका से मात्र 2 किलोमीटर के दूरी पर ही था। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई का बेटा और बीवी भी है। शिव जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी भाभी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उडियापन का बेटा मुर्गन जो शिव के लोग से स्मगलिंग का काम करवाते थे, वो शिवा की वाइफ को हॉस्पिटल नहीं ले जाने देते क्योंकि ये उनके काटल का रोल था कि वो देवी की महिलाओं को इस आइलैंड से बाहर नहीं जाने दे सकते। जिसके बाद एक नर्स शिवा की वाइफ की वहीं पर डिलीवरी कराती है। उससे लटका हुआ था और वो बीमार था, इसीलिए नर्स उसे श्रीलंका हॉस्पिटल लेकर चली जाती है क्योंकि उसे इलाज की जरूरत थी। जिससे शिवा की वाइफ बहुत दुखी होती है क्योंकि एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया गया था। खैर शिवा का एक और बेटा भी था जिसका नाम उसने अपने भाई के नाम पर रखा था। इस कबीले का एक बच्चा जो बूढ़ा होकर पूरे कबीले का गुरु बन गया था, वो हर दिन उस जहाज की मरम्मत करता जो 70 साल पहले उन लोगों को बचाकर यहाँ लाई थी। फिर एक दिन शिव अपने भाई शिवा और उसके लोगों के साथ सोने की स्मगलिंग करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ श्रीलंकन पुलिस आ जाती है। जिसके बाद शिवा के सारे आदमी वहाँ से भागते हैं। शिवा और शिव माल के साथ साथ उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो माल नहीं बचा पाते, जिससे मुर्गन बहुत नाराज हो जाता है और वो शिवा के एक आदमी को मारकर 4 को बंदी बना लेता है क्योंकि उससे उनके खबरी होने का शक था। शिवा के आदमी को मार देने की बात जब उड़ियापन को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होता है और वो अपने बेटे को भी बहुत मारता है। लेकिन उस आदमी के मौत का जवाब मांगने के लिए शिवा के सभी लोग काटल पहुंच जाते हैं और काटल के दूसरे मेंबर तिलांग से कहते हैं कि ये आप लोगों ने बेवजह हमारे आदमी को मारकर अच्छा नहीं किया, अब हमारे बाकी के आदमियों को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। मगर मुर्गन नहीं मानता और शिवा के ऊपर बंदूक तान देता है। एक गोली भी चलती है जिसकी आवाज से बाहर खड़ा शिव जब अंदर आता है तो वो लोग उससे भी बंदी बना लेते हैं। फिर ओडियापन सभी से कहता है कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि पुलिस को खबर किसने दी, तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तभी शिव कहता है कि अगर हमारे वजह से तुम्हारा सोना चोरी हुआ तो उसे हम ही वापस लेकर आएंगे, तब तक तुम हमारे 4 आदमियों को अपने पास रख सकते हो। तिलांग शिव के बातों से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि आई लाइक इट, सोना नवेल बेस में पड़ा हुआ है, सोना लेकर आओ और अपने आदमियों को ले जाओ।
जिस पर शिव कहता है कि मैं सोना ले आऊंगा, लेकिन मेरी एक और शर्त है। अगर मैं सोना ले आया तो मीनाक्षी को हॉस्पिटल में अपने बच्चे से मिलने के लिए दिया जाएगा। मुर्गन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आइलैंड की औरतें बाहर नहीं जा सकती, यहाँ के नियम कभी नहीं बदलेंगे। मगर कार्टेल के बाकी के मेंबर उसके बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद शिव अपने भाई और अपने आदमियों के साथ मिलकर सोना लाने का प्लान बनाता है। प्लान एग्जीक्यूट होता है और वो लोग पुलिस के नाके नीचे से सोना निकाल लेते हैं। लेकिन एक जगह चेक पोस्ट पर वो पकड़े जाते हैं। पुलिस उन्हें रोकने के लिए उन पर गोलियां चलाती है, मगर शिवा उनसे बचने के लिए एक ऑफिसर को बंदी बना लेता है और शिव से कहता है कि भाई तू सोना लेकर भाग जा और मेरे आदमियों को छुड़ा ले। लेकिन वो नहीं सुनता। शिव किसी तरह एक टेलीफोन तक पहुंचकर एक नंबर को डायल करके एक नंबर को डायल करता है, जिसके अगले ही पल उन ऑफिसर को एक कॉल आती है, जिसके बाद वो लोग शिव और शिवा दोनों को सोने के साथ छोड़ देते हैं। फिर शिव को शिवा को बताना पड़ता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। शिव कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके और उसके लोगों की लड़ाई तो कभी इंडिया से थी ही नहीं। वो तो किसी भी देश ने उन आइलैंड के लोगों को नागरिकता नहीं दी थी, तो शिवा के लोगों ने मजबूरी में ये काम शुरू किया था। खैर वो लोग पुलिस कस्टडी से वो स्मगल किया हुआ सारा सोना छुड़ाकर कार्टेल में दे देते हैं, जिसके बाद शर्त के अनुसार शिव के भाई की मेहरारू को उसके बच्चे से मिलने की परमिशन दी जाती है। वही मुर्गन का बाप ओडियप्पन उससे कहता है कि अगर लोग तेरे ऊपर हंसते हैं तो हंसने दे, तेरी इज्जत कार्टेल के फायदे से बढ़कर नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तू घर बैठकर चूड़ियां पहन ले। जिसके बाद मुर्गन इतना गुस्सा हो जाता है कि रात को जब कोई नहीं होता तो मुर्गन अपने बाप ओडियप्पन को पानी में डुबा डुबा कर मार देता है। इधर शिवा शिव से कहता है कि तू यहाँ से चला जा, अगर उन लोगों को पता चल गया कि तू पुलिस वाला है तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर शिव कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लिए बिना कहीं नहीं जा रहा, मुझे बस उस कंटेनर का नंबर बता दो जिसमें हांगकांग से हथियार आने वाला है, उसके बाद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर तू, मुन्ना, भाभी और सूरी हम सब साथ में घर जाएंगे। माँ अभी जिंदा है, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। ये सुनकर शिव बहुत गुस्सा होता है कि उसने माँ को लेकर उससे झूठ क्यों कहा। फिर वो उसे कंटेनर का नंबर बताता है, साथ ही ये भी कहता है कि मैं अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और उस कंटेनर को भी मैं ही अनलोड करूंगा, अगर रोक सकता है तो रोक लेना। इधर अपने बाप को मारने के बाद मुर्गन उनके ही कपड़े पहन लेता है और अगली सुबह कार्टेल के सभी मेंबर को अपने बाप के अंतिम संस्कार में बुलाकर कहता है कि अप्पा व्हीलचेयर से फिसलकर पूल में गिर गए। फिर वो तिलांग से कहता है कि मेरे अप्पा आइलैंड के लोगों को अपना परिवार मानते थे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अप्पा के अंतिम संस्कार में पूरे देवी के लोग आए और दावत खाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। वह कितने सोने विचार है। मुर्गन शिवा से कहता है कि औरतों को भी ले आना और शिव को भी लाना, अप्पा उसे बहुत पसंद करते थे। वैसे जब से शिव यहाँ आया था वो एक कंप्यूटर के प्यार में पड़ गया था। वो भी एक स्पाई एजेंट थी जो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही थी। फिर रात को शिवा का पूरा परिवार तैयार होकर ओडियप्पन के अंतिम संस्कार में जाते हैं। पूरे देवी के लोग कार्टेल पहुंच जाते हैं। सभी बैठकर खाना खाते हैं। माहौल एकदम ठीक ठाक लग रहा था। तिलांग ने सभी का वेलकम करने के बाद शिवा को अपने पास बुलाया और उसे दावत खाने के लिए बैठाया। इधर शिव नर्स के साथ शराब पी रहा था। वो उस दावत में जाना चाहता था कि नर्स ने उसे जाने नहीं दिया और शिवा ने उससे कहा भी नहीं कि साथ चल। शिव को शिवा के लिए पागल होता देख नर्स उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, वो एक दानव आदमी है, उसने अपने बाप का कत्ल किया, तुम उसके लिए क्यों आंसू बहा रहे हो। जिस पर शिव बताता है कि दानव वो नहीं मैं हूँ, वो मैं था जिसने अपने पिता का कत्ल किया, लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरे भाई ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और वो तो देवता है। इधर मुर्गन और तिलांग को खबर लग गई थी कि पुलिस ने उन्हें सोना आसानी से ले जाने दे दिया। इसीलिए तिलांग उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई कौन है। जब से वो यहाँ आया है हमारे डील के बारे में पुलिस को खबर लग जा रही है और फिर पुलिस ने सोना भी छोड़ दिया। हमारे बीच खबरी वही है ना। मुर्गन कहता है कि इससे क्या पूछ रहे हो, ये हमारे साथ 20 साल से है, खबरी वही होगा, चलो जाकर हम उसे मार देते हैं। लेकिन तभी शिव कहता है कि खबरी वो नहीं मैं हूँ।
पुलिस वालों ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनका खबरी बनूंगा तो वो मुझे और मेरे परिवार को इंडिया में सिटीजनशिप दे देंगे। मैंने ये सब इसी लालच में किया ताकि मेरा परिवार एक अच्छी जिंदगी जिए। इसमें सारा कसूर मेरा है, मेरे लोग या फिर मेरे परिवार का नहीं। ये सुनते ही मुर्गन सिवा के पीठ में चाकू मार देता है और फिर उसके लोग वहाँ कत्लेआम मचा देते हैं। एक इतना गंदा मौत का नाच होता है जिसे बिल्कुल नहीं होना था। वो सिवा के बीवी को भी मार देते हैं। सिवा में थोड़ी बहुत जान बची थी तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए महल के दरवाजे को जीप से मारकर तोड़ देता है ताकि बाकी बचे लोग वहाँ से भाग सके। इस चक्कर में सिवा के साथ साथ उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर अगली सुबह शिव ने जब अपने आदमियों की लाश किनारे पर देखी तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गए। उसका भाई और भाभी भी मर चुके थे। बचा था उसका भतीजा सूरी और एक दूसरा भतीजा जो अस्पताल में था। लेकिन इसके बाद शिव इतना पागल हो गया कि वो उस बूढ़े गुरु के नाव को खींचने लगा क्योंकि मुर्गन के लोगों ने उनकी बस्ती और नावों को जला दिया था। तभी बूढ़े गुरु ने शिव को देखकर कहा कि यही तो है हमारा मसीहा और हमारे राजा जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने सारे लोगों को आदेश दिया कि अपने राजा की मदद करो, जिसके बाद शिव बाकी बचे सारे लोगों के साथ मिलकर काटल में चला जाता है और मुर्गन के एक एक आदमियों को चुनकर मारने लगता है और काटल के सभी लोगों को मारने के बाद वो मुर्गन को भी मार देता है। जिसके बाद काटल के लोग उसे अपना राजा मान लेते हैं जिसके देख रेख में अब पूरे कबीले का उपकार होगा। वैसे ये सब करा धरा उस ऑफिसर का ही था जिसने जानबूझकर शिवा और मुर्गन के लोगों को आपस में लड़वाकर उनमें से आधे से ज्यादा का चैप्टर क्लोज करवा दिया क्योंकि बाहर से पुलिस फोर्स ले जाकर ये सब करवाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने शिव नाम का एक नया सरदर्द पाल लिया क्योंकि शिव उस रॉ ऑफिसर से बदला तो जरूर लेगा और काटल पर राज करने के लिए वापस लौटेंगे मुर्गन के चाचा जो हांगकांग गए हुए हैं मसाज वसाज लेने। वैसे ये कहानी हमें सलार, केजीएफ, बाहुबली और मिर्जापुर की एक मिक्स मूवी दिखाई देती है। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी ठीक ठाक लगी। मूवी की स्टोरी थोड़ी ओके है बट थिएटर में जब ऐसी स्टोरी के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है तो हमें गुस्बम्स आ ही जाते हैं। मैं रेट करता हूँ इस मूवी को 7 आउट ऑफ 10। यार तुम किसी पैसे खाने वाले क्रिटिक्स पर भरोसा मत किया करो जो किसी मूवी की तारीफ तभी करते हैं जब उन्हें पैसे दिए जाते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।